तो ठगी का चालान और सावधान। अगर आपके पास भी ट्रैफिक पुलिस का ई चालान भरने के लिए किसी का फोन आए तो जरा संभल कर कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि यह साइबर ठग हो सकते हैं। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे ही ठग आए हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ कई और राज्यों का ट्रैफिक पुलिस का डाटा था और इसी के जरिए ये लोग ठगी किया करते थे। इन आरोपियों ने बाकायदा ठग कंपनी बनाकर रखी हुई थी। ठगी का हाईटेक प्लान, निशाने पर ई चालान, साइबर ठगों की कारगुजारी, डिजिटल डेटा में सेंधमारी। सावधान, आपके डिजिटल डेटा पर साइबर क्रिमिनल्स की नजर है और अब तो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज डेटा में भी सेंधमारी की जा रही है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया। ये साइबर ठग छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के ट्रैफिक पुलिस का डेटा चुराते थे और ई चालान के डेटा के जरिए ठगी करते थे। कारोबारियों ने बाकायदा ठग कंपनी बना रखी थी। ये ठग कंपनी दिल्ली से ऑपरेट की जा रही थी। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं हैं। आरोपियों ने रायपुर के शख्स के साथ ठगी की थी। इसे पुलिस ने ई चालान भेजा था। इसकी जानकारी ठगों को भी थी। आरोपियों ने इसे फोन कर धमकाया और अपने खाते में रकम ट्रांसफर कराई, लेकिन इसके बाद भी ई चालान का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद यह शख्स पुलिस के पास गया और पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगों को पकड़ने के लिए प्लानिंग की। पुलिस ने अकाउंट फोन नंबर की जानकारी जुटाई, जिनकी पड़ताल में यूपी और दिल्ली से तार जुड़े। दिल्ली के तिलक नगर में इनके दफ्तर की जानकारी मिली। तिलक नगर में बाकायदा ठगी कंपनी चल रही थी। दिल्ली में कॉल सेंटर चल रहा था। हमारे ट्रैफिक का एक ई चालान लोगों को भेजा गया था, जिसमें 500 रुपये का मांगा गया था। उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। हमारी साइबर टीम ने जाकर के दिल्ली में कॉल सेंटर पर छापा मारा और वहां से 25 कंप्यूटर जब्त किए और 6 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और दिल्ली से उनको लाया गया। ठग कॉल सेंटर ऑपरेट कर रही थी। पुलिस इनके पास कुरियर बॉय बनकर पहुंची और रैकेट की जानकारी जुटाने के बाद छापेमारी की। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड विभांशु गर्ग बताया जा रहा है। इसके पास एमकॉम MBA की डिग्री है। आरोपी ऐसे लोगों के संपर्क में था जो डेटा बेचते थे। आरोपी के पास कई राज्यों के ई चालान का डेटा था, जिसका इस्तेमाल कर ये ठगी करते थे। पुलिस ने ठग कंपनी के सदस्यों को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन इस रैकेट से डेटा सेफ्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों को पुलिस के ई चालान का डेटा कैसे मिलता था, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो यह आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि कैसे यह पूरी ठगी होती थी, ताकि कहीं आप शिकार ना हो। और बारीक तरीके से आपको बताते हैं कि किस तरीके से ठगी का यह हाईटेक प्लान चल रहा था। देखिए, बहुत बारीकी से इसे देखिए। ई चालान का डाटा यह आरोपी चुरा लिया करते थे। इस डाटा का इस्तेमाल, जो डाटा इन्हें मिलता था, इसका इस्तेमाल करके अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। खास बात कि रायपुर के एक व्यक्ति के साथ ठगी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने इसे ई चालान भेजा और ठगों के पास इस ई चालान की जानकारी थी। आरोपियों ने फोन पर धमकाया, QR कोड भेजकर अपने खाते में रकम ट्रांसफर करवा ली। आप कभी भी शिकार हो सकते हैं। पुलिस का नाम ही ऐसा है। चालान के नाम पर आपसे ठगी हो सकती है। बिजली बिल के नाम पर लंबी चौड़ी ठगी हुई थी, ध्यान रखिए। अब पुलिस पहुंची कैसे, यह जरा बारीकी से समझ लीजिए। पुलिस ने जानकारी जुटाई, अकाउंट और फोन नंबर की जानकारी जुटाई। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से तार जुड़े हुए मिले। यह भी पता चला कि दिल्ली का जो तिलक नगर है, वहां पर इनके दफ्तर की जानकारी है। वहां इनका दफ्तर है फिजिकली, भौतिक तौर पर। तिलक नगर में ठग कंपनी चल रही थी। ठग ऑपरेट कर रहे थे कॉल सेंटर। कुरियर बॉय बनकर पुलिस यहां पर पहुंची। रैकेट की जानकारी जुटाई गई और दबिश दे दी गई। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से 4 महिलाएं हैं। और इस ठग कंपनी का प्रोफाइल देख लीजिए। रैकेट का जो मास्टरमाइंड है विभांशु गर्ग, उसके पास से एमकॉम MBA की डिग्री मिली है। कितना शातिर यह रहा होगा। डाटा बेचने वाले से आरोपी संपर्क में था। राज्यों के पास कई राज्यों के इसके पास जो आरोपी है, इनके पास कई राज्यों के ई चालान का डाटा है।
तो क्या अकेले ये इतना बड़ा खेल कर रहा था? क्या यह संभव है? और यह सारा खेल डाटा का है। इसी वजह से कहा जाता है अपने डाटा को बहुत सुरक्षित रखें। ये सारे डाटा जो है ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं। वो कंपनियां जो कॉल सेंटर ऑपरेट करती हैं, वो फोन की हो सकती है, सामान की हो सकती है, दुकान की हो सकती है। और अब सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, अंतरराज्यीय ये रैकेट है और यह भी तय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे बस्ट किया है, पर सवाल यह कि डाटा सुरक्षित कैसे रहे? युगल, देखिए ललित, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं, लाजमी सवाल भी है, क्योंकि अगर जो रायपुर के हितेश कुमार साहू है ये पुलिस पर शिकायत नहीं दर्ज कराता, हालांकि मामूली 500 रुपये की रकम थी, और जब इसकी शिकायत नहीं होती तो ये पूरा जो भांडाफोड़ है वो होता नहीं। और दिल्ली के तिलक नगर से पूरे कॉल सेंटर का खुलासा हुआ, और जिस तरह से फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों का जो नाम है वो पुलिस से काँप जाता है, अपराधियों के नाम काँपते हैं। तो यही जो फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले थे, जो पुलिस को ही ठगी बना रहे थे, पुलिस के ई चालान का जो सहारा लेकर के लाखों की ठगी करने की ये कोशिश कर रहे थे। और जिस तरह से पुलिस ने इसे योजनाबद्ध तरीके से पहले कुरियर बॉय बन करके वहाँ पर जाते हैं और पूरा ये भांडा फोड़ा है वो खोलते हैं। बड़ा सवाल यही है ललित कि आखिर पुलिस के जो यातायात विभाग का जो डेटा है इन तक कैसे पहुंचा। अभी भी पुलिस को काम करने की ज़रूरत है कि आखिर उन तक जो ये डेटा है कैसे चला गया। जब आम लोगों को, हमको, आपको जो चालान है वो आता है तो उन तक वो पूरा डेटा कैसे चला जाता है। और चूँकि जब जो ठगबाज अगर सातिर हो, पढ़े लिखे हो, तो पुलिस को पकड़ने भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और इनके पास से 25 कंप्यूटर है, 3 दर्जन से अधिक सिम कार्ड है वो बरामद किया गया है, 30 से अधिक मोबाइल है वो बरामद किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी डाटा जो बिल्कुल सुरक्षित होता है वो कैसे इन जो ठगबाजों के हाथ में वो चले जाता है। इससे पहले, जैसे कि आपने भी बताया कि इससे पहले भी जो लोग आधार कार्ड के नाम पर ठगी करते रहे हैं, इससे पहले भी राजधानी रायपुर में जो विद्युत मंडल के बिल पटाने को लेकर के ठगी किया, बाकायदा विद्युत विभाग ने एक जो सर्कुलर जारी किया था कि इस तरह के ठगबाजों से बचे, और अपील भी की गई थी। तो ठीक इसी तरह से रायपुर पुलिस ने जो है अब अपील करने की जरूरत है। रायपुर पुलिस लगातार यातायात नियमों को पालन कराने में पूरी तरह से सक्रिय है, और यही वजह है कि लगातार लोगों का चालान है वो घर तक पहुंच रहा है। तो इसी का सहारा लेकर के ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, QR कोड को भेज करके अपने खातों में जो नाम ट्रांसफ़र करते थे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 महिला की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कॉल सेंटर में बैठ करके बाकायदा उन्हें मैसेज करते थे और उनसे बातचीत भी क्या करते थे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। और कितने हैरत की बात है कि जब अदालतें पूछती हैं कि डाटा सुरक्षित है, तो तमाम लोग, तमाम जिम्मेदार ये कहते हैं कि डाटा तो 100% सुरक्षित है। युगल, एक बात और, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि उनके सिस्टम में या तो साइबर सेंध है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कई बार छत्तीसगढ़ की वेबसाइट्स हैक होती हैं, सरकारी महकमों तक की वेबसाइट हैक हो जाती है। बड़ी चुनौती है ये। युगल जी बिल्कुल ललित, लाजमी सवाल है, और इसके ये इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट ने इस जो फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ने में महती भूमिका निभाई है। यहाँ के आला पुलिस अधिकारी इस पर लगे हुए थे, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा जो डेटा है, जिसे हम सुरक्षित मान रहे हैं, सरकार का वो डेटा है जिसे वो सुरक्षित मान रहे हैं, वो बिल्कुल हैक हो रहा है। इससे कहीं दो राय नहीं है। या तो फिर जो सरकारी विभाग में बैठे लोग हैं, जिनसे डाटा भेजा जाता है, जिनका सहारा लिया जाता है, वो लोग इस तरह से डाटा को बेचने का, अवैध तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो खुलासा हुआ है, इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। जब आने वाले समय में पुलिस और भी काम करेगी, मुस्तैदी से काम करेगी, तो और भी बड़े जो ठगबाज हैं वो पुलिस के चंगुल पर आएंगे। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जबलपुर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास आग लगी है। अभी भयंकर भीषण अग्निकांड को झेलने वाली संस्कारधानी
फिर से सुलगते सवाल के ढेर पर। अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास आग लग गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल परिसर में आग लगी है। बच्चा वार्ड के पास जो ट्रांसफार्मर लगा है उसमें आग लग गई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, पर सवाल तो बड़ा यह बना हुआ है कि आग लगी कैसे और क्यों लगी। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं जबलपुर से। अभी अभी सुलगते सवाल, और वो सवाल ठंडे भी नहीं हुए। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी आग, जिसके सवाल अभी तक सुलग रहे हैं। उसी जबलपुर से एक और बड़ी खबर देख लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल परिसर में आग लगी है। बच्चा वार्ड के पास ही आग लगी। एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। और सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, आपको नजर आ रहे होंगे। प्रतीक, पूरा घटनाक्रम बताएं, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। अभी पिछले अग्निकांड से जो सवाल उपजे हैं वो तक सुलग रहे हैं, और एक और लापरवाही। देखिए बिल्कुल ललित, और इस बीच जब हम फायर सेफ्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं, संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पीडियाट्रिक्स जो वार्ड है उसके ठीक बाजू से एक लाइन गई है जो कि पीछे के हॉस्टल को कनेक्ट करती है। उस लाइन पे ये आग लगी, और एसी की डट के बाहर से हमें तस्वीरें जो हम तक आई हैं वो दिखाती है कि कहां से आखिर शॉर्ट सर्किट उपजा है। तो बेशक आखिर किस प्रकार के फायर सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, जब निजी अस्पतालों पर तो नकेल आप कस रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अगर इस प्रकार की जो लाइन है जो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी हैं, अस्पताल के अधीक्षक ने अरविंद शर्मा जी ने हमें बताया कि ये जो लाइन है वो खराब थी और इसे लेकर के कई बार पत्र लिखा जा चुका है। गनीमत तो अभी यही रही कि अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर ही आग लगी दीवार पे। अगर यही आग अंदर पहुंच गई होती तो जो अस्पताल के बच्चा वार्ड में 40 बच्चे एडमिट थे, आखिर उनका क्या होता। फिलहाल लाइट चली गई थी, तो इसलिए आज से अभी तमाम सारे जो बच्चे हैं जो पीडियाट्रिक वार्ड में थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। सूचना लगते ही कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा मौके पर पहुंचे। पहले शुरुआती तौर पे अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया, तस्वीरें कवर करने से मना किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कहीं ना कहीं मीडिया अंदर घुस पाया, वो तस्वीरें सामने आ पाई। बेशक लापरवाही कहीं ना कहीं तो है और अभी भी जारी है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, कोई हताहत नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिनों पहले यानी 1 अगस्त की बात है, आज से ठीक 7 दिन पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था जबलपुर जिले में, उसे शायद भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर 7 दिनों में ही आप अगर ये तमाम बातों को नागवार सा कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही होगी। आज भी कहीं ना कहीं इस घटना ने चेता दिया है कि आप संभल जाइए, मरीजों की जान से खिलवाड़ ना करें। निजी अस्पतालों पर तो नकेल कस लिए, 28 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, लेकिन सरकारी अस्पताल में आकर जिम्मेदारी आप किसकी तय करेंगे। तमाम चिकित्सकों को बिल्कुल अब सचेत हो जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। जो भी पुरानी केबल वायरिंग्स हैं जो लटक के बाहर से निकल रही हैं, जो पुरानी हैं, उन्हें तत्काल बदला जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अभी अभी एक छोटी घटना हुई, बेशक एक छोटी घटना होकर कहीं ना कहीं चली गई, बड़ा हादसा भी हो सकता था। सबक लीजिए, सबक बेहद आवश्यक है। 7 दिन पहले ही 8 जिंदगियां मौत के काल में समा गई थी। ललित जी जी, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए प्रतीक। घटना छोटी है और कई बड़े सवाल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पर ये खड़े हो रहे हैं। तकरीबन 7 दिन 8 लोगों की जान चली गई। उसके बाद स्थिति यह कि सरकारी अस्पताल में केबल में आग लग गई, जो ट्रांसफार्मर था उसमें आग लग गई। रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्त इंसान खुद चुनते हैं। दोस्ती की कई मिसालें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर दिल कहता है कि दोस्त हो तो ऐसा। कोंडागांव के समीर बागची और टेकेश्वर पाणिग्रही की दोस्ती भी ऐसी ही है। जान पर भी खेलेंगे, अपना ऑफिस की ड्यूटी कैंसिल करेंगे, मेरे साथ गोली खाने के लिए तैयार हो गया। ये दोस्ती ना तोड़ेंगे। नौबत नहीं आई कि भाई दूर हो पाए हैं अपन लोग, किसी न किसी अवसर पे साथ मिलते ही हैं अपन लोग। हर मोड़ पर साथ निभाना, कहां ऐसा याराना। रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक दोस्ती की कई मिसालें आपने देखी और सुनी होंगी। कोंडागांव के समीर बागची और टेकेश्वर पाणिग्राही की जोड़ी भी दोस्ती की ऐसी ही मिसाल है।
बचपन की ये यारी रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। दोस्ती के इस रिश्ते में पूरी ईमानदारी है। इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ नौकरी भी की और साथ ही रिटायर्ड भी हुए। और अब शिक्षक के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी ये एक साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हर संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बचपन की इस दोस्ती में कभी ऐसा पल नहीं आया, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। उम्र हमारी नासमझ थी, लगभग 2.5-3 साल। हम इनके पड़ोस में ही रहते थे, हम दोनों का घर आजू बाजू में ही था। तब से पहचाने हम लोगों की है और हम लोगों का क्वालिफिकेशन भी एक साथ, हम लोगों का मेट्रिकुलेशन हुआ, एक साथ हम लोगों की टीचरशिप की ट्रेनिंग हुई और 7 साल अलग अलग ब्लॉक में रहने के बाद फिर 7 साल बाद एक ही जगह हम लोगों की इसी स्कूल में जहाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इसी स्कूल में हम लोगों की पोस्टिंग हुई। मैं यार जैसे बचपन से अपन समय बिताए, कभी हमारे बीच में हार्ट टॉक नहीं हुआ और सुख दुख घर परिवार सब अपन साथ में निपटे आए हैं और स्कूल में भी रेगुलर साथ में पढ़े और ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद हम जैसे यहाँ आए तो आज तक का सफ़र बहुत ही आनंदमय बीत रहा है। आज भी शोले के गब्बर ने जिगरी दोस्तों को जुदा कर दिया था, लेकिन रियल लाइफ का खलनायक कोरोना भी इन शिक्षकों की दोस्ती तोड़ नहीं पाया। जब कोरोना काल में स्कूल बंद हुए और मोहल्ला क्लास शुरू हुआ तो दोनों शिक्षकों ने एक साथ मोहल्ला क्लास लगा दी। कोविड काल में क्या हुआ, मोहल्ला क्लास लगा इधर बाजू में, तो आवश्यकता हुई कि इस विषय को अध्यापन करना है। तो इस मेरे यही दोस्त ने कॉल किया, बागची ने कॉल किया कि चलना है वहाँ मोहल्ला क्लास, तो मैं फ़ोन में बिल्कुल चलेंगे। फिर हम लोग फिर दोनों वहाँ मोहल्ला क्लास में बराबर अध्यापन किया। वहाँ से फिर एक जगह से फिर हटा दिया गया दूसरा जगह, वो किराया मांगा, तो शिक्षकों के प्रयास से फिर जो शाला विकास समिति के अध्यक्ष वहाँ पर और आगे में वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ब्लैक बोर्ड लगा करके वहाँ पर हम लोग अध्यापन करते थे। रियल लाइफ में दोस्तों की कुर्बानी की कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन समीर बागची ने अपने दोस्त के लिए हकीकत में अपनी जान जोखिम में डाली। टेकेश्वर पालीग्राही की नक्सली इलाके में बयानार में इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, जबकि समीर बागची की ऑफिस ड्यूटी थी। लेकिन दोस्त की खातिर समीर भी सब जोनल अधिकारी बन उनके साथ बयानार चले गए। मेरे को जोनल अधिकारी का वो नियुक्ति किया गया था चुनाव में, बयानार तरफ मोस्ट नक्सलाइट रेटेड, और हम दोनों को मोटरसाइकिल से दोनों साथ में गए थे। इसने अपना ऑफिस की ड्यूटी कैंसिल करा कि मेरे साथ गोली खाने के लिए तैयार हो गया, फिर भी हम चले। इस दोस्ती का फायदा छात्रों के साथ स्कूल के स्टाफ भी उठा रहे हैं। शिक्षक मौका मिलते ही उनकी क्लास में पहुंच जाते हैं। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि इनके अनुभव का फायदा उन्हें मिल रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से दोनों सर को देख ही रही हूँ। वो सच बताऊँ तो मुझे संरक्षक की तरह लगते हैं। मैं कई बार उनसे अपना प्रॉब्लम भी डिस्कस करती हूँ और सर लोगों से तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो गणित पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी जो प्रॉब्लम है जब मैं खुद पढ़ाती हूँ और फेस करती हूँ तो उसको सर से पूछूंगी, दूसरे दिनों मेरे को बना के देंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको देख लो, इसको समझ लो। बहुत सीखने को मिल रहा है। समीर बागची और टेकेश्वर पालीग्राही सिर्फ दोस्ती की ही मिसाल नहीं, शिक्षक के तौर पर भी ये किसी मिसाल से कम नहीं। इनके लिए शिक्षा पैसे कमाने का जरिया नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी ये शिक्षक का फर्ज पूरा करने में जुटे हैं। पैसे की लालसा नहीं है, क्योंकि जो पेंशन मिल रहा है अपने को पर्याप्त है, उससे हम फुलफिल हैं, संतुष्ट हैं। हम केवल ये कि भाई बच्चे जो है किसी सब्जेक्ट टीचर की कमी के कारण उस सब्जेक्ट से वंचित ना रहे। आज मान लीजिए इस शाला में भी कोई सब्जेक्ट टीचर आ जाता है अंग्रेजी या गणित का, तो हम निश्चित रूप से कोई दूसरी शाला चूज करेंगे जहाँ इस सब्जेक्ट के टीचर ना हो। और इसके लिए किसी प्रकार का कोई शासन से हमको कोई अपेक्षा नहीं है, ना किसी स्वयंसेवी संस्था से किसी प्रकार की अपेक्षा है। हम केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। दोस्त के लिए जान तक जोखिम में डालना, हर मोड़ पर साथ खड़े रहना। समीर बागची और टेकेश्वर पालीग्राही की ये दोस्ती किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। शिक्षक के तौर पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ये जज्बा भी बेमिसाल है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव।
और अब बड़ी खुशखबरी, सिंधु ने सोना जीत लिया। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना जीता है। भारत की टैली में एक और गोल्ड सिंधु ने विमेन्स सिंगल्स में जीता। कनाडाई मिशेल ली को उन्होंने सीधे सेट में हरा दिया। कनाडा की खिलाड़ी मिशेल ली को उन्होंने सीधे सेट में हराया। 21-15, दूसरा सेट 21-13 जीत हासिल की सिंधु ने। पीवी सिंधु शटलर सिंधु ने सोना जीत लिया। विमेन्स सिंगल्स में कनाडाई मिशेल को उन्होंने सीधे सेट में हराया। पहला सेट 21-15, दूसरा सेट 21-13 से जीत लिया सिंधु ने। कॉमनवेल्थ गेम से बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, एक और सोना। पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। विमेन्स सिंगल्स में उन्होंने गोल्ड जीता। कनाडा की मिशेल ली को सीधे सेट में हराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।